नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल IS एनालिसिस में। घटना चक्र की 50 नंबर टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक से दो प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है लेकिन कम कभी नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इतना अधिक है। देखिए यहाँ पे विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम आएगा। ब्रिटेन भारत का जो इम्पैक्ट उस समय रिलेशन क्या था उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी विभाजन से संबंधित एक से एक यहाँ पे जो लोगों का नाम आएगा, वैसे लोगों का नाम यहाँ पे जनरली पूछ लिया जाता है। भाई हम लोग क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की। उसके तत्पश्चात हम लोग लगभग 50 के आसपास MCQ भी हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो कंसंट्रेशन बनाए रखें ताकि MCQ सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आए। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चर्चिल उस चुनाव में हार गया और उसके जगह पे यहाँ पे आ गया क्लीमेंट आर एटली। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था, अर्थात क्लीमेंट एटली का। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। तो चूंकि क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से ही जीत के यहाँ पे आया हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि अंग्रेज यहाँ पे जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत यहाँ पे छोड़ देंगे। क्योंकि उस समय आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्रेशर ब्रिटेन में था ही, अमेरिका जैसे देशों का, रूस जैसे देशों का, कि जल्दी से जल्दी उपनिवेशों को लेके ही ये सारी समस्या हो रही है, तो क्यों ना इन उपनिवेशों को अलग किया जाए। और वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि चर्चिल जो कि चुनाव में हार चुका था, अब यहाँ पे लेबर पार्टी यहाँ पे सत्ता में आ चुकी है। और लेबर पार्टी का कहीं न कहीं जो सिंपैथी था उपनिवेशों के साथ ही था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए लेबर पार्टी के द्वारा इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत यहाँ पे भारत को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने वेवेल के स्थान पर अब यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे वायसराय यहाँ पे नियुक्त किया। तो आपको वेवेल योजना पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। अब वेवेल के स्थान पे लास्ट जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, माउंट बेटेन आएगा। इसी को भारत में वायसराय यहाँ पे नियुक्त यहाँ पे करके भेजा गया। और ये भी बोला गया था कि जून 1948 के पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको समझना है कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिसकी वजह से जल्दी ही 1948 का टाइम लाइन यहाँ पे गया ही नहीं। 1900 ठीक है, लगभग साल भर पहले ही भारत को आज़ादी यहाँ पे मिल गई। जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए यहाँ पे पहल शुरू कर दी। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी। माने यहाँ पे बंटवारा को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर किया गया माउंटबेटन के द्वारा। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से यहाँ पे हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई। अब पीछे भी मैंने आप लोगों को सब बता दिया है इस प्रकार से बंटवारे को लेके यहाँ पे जब लड़के लेंगे पाकिस्तान, जब इस तरह के नारों से भारत गूंजने लग गया, खासकर बंगाल और पंजाब की तरफ जब बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होने लगी, तो अब यहाँ पे विभाजन को टालना अब पूरी तरीके से ठीक है, अब उतना ज़रूरी नहीं रह गया। अब विभाजन करना ही यहाँ पे माउंटबेटन के लिए मात्र एक कदम था। उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ पे पारित किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि यहाँ पे निश्चित कर दी गई।
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में यहाँ पे पेश किया गया कि अब यहाँ पे भारत को बंटवारा भाई बेहद ज़रूरी है, इसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी था ब्रिटिश संसद से। वहाँ पे ध्यान रखिएगा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन ने वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन में अर्थात लोकसभा के रूप में समझ सकते हैं पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा तथा इसके अगले दिन अर्थात 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तो वहाँ पे भी दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन बोला जाता है, और दोनों के द्वारा ही यहाँ पे ध्वनि मत से उसे भी पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई, क्योंकि एक औपचारिक तौर पे वहाँ पे ब्रिटिश जो महारानी है उससे भी परमिशन लेना पड़ता है। तो इसीलिए 18 जुलाई 1947 को ये डेट पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए 18 जुलाई 1947 को वहाँ से भी परमिशन मिल गया, अर्थात पूरी तरीके से अब यह कानून बन गया। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का नाम, ठीक है, गुप्त नाम यहाँ पे दिया गया, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। ब्रिटिश भारत के वायसराय माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और इसके साथ साथ बंगाल सीमा आयोग नाम से दो यहाँ पे आयोग यहाँ पे गठित किए गए। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए पंजाब सीमा आयोग, इसके साथ साथ यहाँ पे बंगाल सीमा आयोग, यहाँ पे दो आयोग बनाया गया, एक पश्चिमी सीमा के लिए और एक पूर्वी सीमा के लिए। और यहाँ पे जो दो आयोग बनाया गया उसका हेड है यहाँ पे यही है सिरिल रेडक्लिफ, जिसको आप रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण यहाँ पे करना था, क्योंकि अब जब पार्टीशन हो रहा है तो कहाँ से कहाँ पार्टीशन यहाँ पे होगा, इसी का हेड जो बना था सिरिल रेडक्लिफ। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। क्या वो कारक था? कह रहा है कि प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 यहाँ पे मुस्लिम लीग से थे, ताकि कोई समस्या नहीं हो। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 की हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के, ठीक है, नेता जो था जिन्ना के हाथों में यहाँ पे सौंप दिया जाए, क्योंकि गांधी जी किसी भी कीमत पे बंटवारा के लिए राजी नहीं थे। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि पार्टीशन हमारे लाश से होगा। सरदार और क्या बोलते हैं कि नेहरू को भी कितने बार उन्होंने बोला कि जो भी जिन्ना शासन करना चाह रहा है भारत में तो शासन सत्ता उसी को सौंप दिया जाए, लेकिन ये दोनों मानने वाले नहीं थे, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके, क्योंकि लोग मर रहे थे। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश से ऊपर यहाँ पे करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन फाइनली कांग्रेस वालों ने तो माना नहीं। गांधी भी निकल लिए संप्रदाय की जहाँ हिंसा हो रही थी वहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी थे। चूँकि इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि लगभग 5-6 सालों तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम थे, लेकिन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आ चुके हैं ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने
कांग्रेस की अध्यक्षता से यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा यहाँ पे किए जाने की परंपरा पूरी तरीके से शुरू हो गई। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष ने साथ साथ यहाँ पे चल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी जनरली आप लोग देखते हैं कि किसी भी पार्टी में जो अध्यक्ष होता है खासकर वहीं जाके प्रधानमंत्री भी बनता है। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां अर्थात सीमांत गांधी भी इन्हें बोला जाता है, इन्होंने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में यहाँ पे लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14 से 15 अगस्त कहा जा रहा है कि 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को अपने डोमिनियनों के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण भी दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गाया किसने? MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी ध्यान रखिएगा माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब यहाँ से चेंज हो जा रहा है, भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पे चक्रवर्ती, ठीक है, C राजागोपालाचारी भी इनको बोला जाता है, 1948 से 50 थे। तो स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले तो माउंटबेटन आएगा, अंतिम वायसराय भी माउंटबेटन आएगा, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बाद वो होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया राजगोपालाचारी के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया, क्योंकि यहाँ पे गांधी के द्वारा यहाँ पे बोला भी गया था विदाउट अम्बेडकर भारत का कंप्लीट संविधान कभी बन ही नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को यहाँ पे नेहरू और खासकर सरदार पटेल थे उनके द्वारा माना गया और उनको आमंत्रित भी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसीलिए आपको ध्यान होगा 26 जनवरी 1930 को जो ऑलरेडी रावी नदी के तट पे यहाँ पे झंडा फहराया गया था। इसी कारण इस दिन को याद करने के लिए, चूँकि उस समय पहली बार
एक गणराज्य की यहाँ पे अवधारणा आई थी। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया, ताकि इसके कुछ न कुछ पीछे इतिहास हो। और वो इतिहास था 26 जनवरी 1930 का। और संविधान देखिए बन के तैयार हो गया नवंबर 1949 में, लेकिन रोक के रखा गया ताकि वो 26 जनवरी का डेट पुनः आए, ठंडक का दिन पुनः आए। 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। आइए हम लोग लगभग 50 के आसपास एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? उस समय यूनाइटेड किंगडम में अर्थात ब्रिटेन में जो पार्टी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस समय पार्टी थी लेबर पार्टी थी। उस समय आ गई थी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 2, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय था क्लीमेंट एटली। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब तक घोषणा की थी? आपको मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फरवरी 1947 में यह घोषणा किया गया था कि जून 1948 के पहले तक भारत को छोड़ दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द हैं, उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। शीघ्र ही 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए यहाँ पे पहल शुरू कर दी गई। नेक्स्ट, माउंटबेटन वायस राय के रूप में भारत यहाँ पे आया। कब आया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ इसको भेजा गया। किसी भी कीमत पे भारत को यहाँ पे बंटवारा नहीं करना है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उपजी कि माउंटबेटन भी परेशान हो गया और यहाँ से रिपोर्ट भेजा कि हो ना हो भारत को बंटवारा करना ही पड़ेगा। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन और वहाँ का, ठीक है, उच्च जो सदन है वहाँ से भी पास हो गया, हरानी के पास भी जाके, ठीक है, पास हो गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? उस योजना का नाम बताना है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी? तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, दो तो ठीक है पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, बी और सी। एक बार ईपीपीसीएस जनरली पहले कंट्रोवर्सी में, ठीक है, रहता ही रहता है इस तरह के सवाल बना के, सत्ता का हस्तांतरण का और देश के विभाजन का, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में यह पारित कर दिया गया। महारानी के द्वारा लास्ट ठप्पा लगाया गया था जुलाई में, 18 जुलाई 1947 को। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। यह कब प्रभावी हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को ही यह प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? उस योजना का नाम बताना है।
बड़ा आसान सा जवाब होगा, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? सरकारी तौर पर जो घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, कथन, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से यहाँ पे सही आपको, ठीक है, करेक्ट उत्तर चुनना है। पहला देखिए, यहाँ पे कथन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, क्योंकि अब ब्रिटेन का जो जगह कहीं न कहीं यहाँ पे धीरे धीरे उस समय सोवियत संघ और अमेरिका ले रहा था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना तय था। अर्थात अंग्रेज सही में द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीचे यहाँ पे भी कथन और कारण का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कथन में स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। अब ऐसा तो नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है। आज़ाद हो गया तो ब्रिटेन की प्रभुता कहाँ बनी रही? वो तो कॉमनवेल्थ का जो मेंबर बना है भारत, अपनी मर्जी से बना हुआ है। कारण, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। अब कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की, बल्कि ये गलत है। राजगोपालाचारी को भारतीय कांग्रेस ने बनाया था, ना कि ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति यहाँ पे प्राप्त हुई थी। राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को महारानी ने अंतिम रूप से में हस्ताक्षर कर दिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था। अब किसका बाल्कन प्लान जो उपज था, ये ठीक है, माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, जो इसे जनरली यहाँ पे गुप्त रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसीलिए सहमत हुई। क्यों सहमत हुई यहाँ पे, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, उन्होंने तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार किया था, ऐसा तो यहाँ पे नहीं था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थे, ये भी गलत है। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ये यहाँ पे करेक्ट उत्तर था, क्योंकि लोग जब मर रहे थे तो कोई ऑप्शन था नहीं, और इसीलिए नेहरू और सरदार पटेल के द्वारा यहाँ पर डिसीजन लिया गया, ये बांटना ही सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, कथन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। अब इसका आपको जवाब देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ऐसा तो नहीं था, माउंटबेटन के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना गया, परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये तो सही है। कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे डैश डैश डैश, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते चले, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। अब यहाँ पे क्या करा, गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ये गांधी का सबसे, ठीक है, जब माउंटबेटन से गांधी जब मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है माउंटबेटन आपको ही अगुवाई करना पड़ेगा, अगुवाई करिए, और मोहम्मद अली जिन्ना को बोलिए कि भाई सरकार वहीं चलाए। लेकिन इसमें नेहरू और सरदार किसी भी कीमत पे वो राजी नहीं थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? तो जब पार्टीशन हो रहा था तो रेडक्लिफ जो समिति थी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के लिए यहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए सारी थ्योरी को मैंने बता दिया है ऊपर, ठीक है, बहुत विस्तृत तरीके से बताया है।
क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस समय कुछ डेटा है और एक 88 मिलियन लोगों के बीच यहाँ पे लगभग देख पा रहे हैं, ठीक है, लगभग 4.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए यहाँ पे अधिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था अंतिम अवसर? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, यह तो भाई ठीक है, क्योंकि मामला तो उसी समय से अब तूल पकड़ लिया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना यहाँ पे स्वीकार कर ली थी मुस्लिम लीग को लेके। यहाँ पे 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। उस समय 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। समर्थन देखिए मौलाना आज़ाद ने किया हुआ था, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में JP कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष यहाँ पे बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व अब धीरे धीरे परंपरा बन गया। एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, सन 1943 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत आसान सा जवाब है, JB कृपलानी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो विभाजन का प्रस्ताव जिसने समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में यहाँ पे लिया गया? किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर किचलू के द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया हुआ था? तो भारत विभाजन के विपक्ष में जो मतदान किया गया था, आपको पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा गया, जिनको सीमांत गांधी भी यहाँ पे बोला जाता है। उसके साथ कहा जा रहा है कि इनके साथ साथ डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने भी मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ पे पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी इनका प्रस्ताव का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? अंतरिम ठीक है, संसद के रूप में यहाँ पे संविधान सभा ने ही सत्ता को ग्रहण किया। संविधान सभा के पास अब ड्यूअल कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है, रोल प्ले करने का अवसर आ गया। एक तो पूरी तरीके से भारत में शासन प्रशासन को चलाना और दूसरा भारत में, ठीक है, संविधान का निर्माण भी करना। नेक्स्ट, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का यहाँ पे गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया हुआ था? अब ये जो गाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था, जहाँ पे इकबाल के द्वारा जो गीत लिखा गया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी को गाया था MS सुब्बलक्ष्मी। 28, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ही नियुक्ति की थी।
इसने किया था, तो ये तो हुआ था गवर्नर जनरल ने यहाँ पे किया हुआ था। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल यहाँ पे माउंटबेटन ने की थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डुअल कैरेक्टर है। एक तो भारत में पूरी तरीके से अंतरिम सरकार के यहाँ पे गठन भी हो गया, और दूसरा, ठीक है, भारत में संविधान का भी निर्माण करना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? उनका नाम था, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, माउंट बेटेन है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय लगा देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर उसमें राजगोपालाचारी हो जाता। ध्यान रखिएगा, दिया भी देख पा रहे हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी जिनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल हुआ, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाउड, ठीक है, माउंट बेटेन। 31, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को पूछ पूछ के पूरे तरीके से धुन दिया गया है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी यहाँ पे अंतिम पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, फिर से यहाँ पे नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ शब्द पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। यहीं से प्रश्न आता है, और फंसाने वाला प्रश्न आता है, जनरली एग्जाम में समस्या हो जाती है। माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, अंतिम पूछ रहा है, प्रथम भारत पूछ रहा है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहिएगा, आसानी से चुटकियों में से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था, कौन था भारत का अंतिम वायसराय? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, बहुत आसान सा जवाब, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी के द्वारा, ठीक है, रिकमेंडेशन एक तरीके से किया गया था। नेक्स्ट 36, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब जैसे जैसे लोग राष्ट्रपति बने, आप लोगों को ध्यान यहाँ पे देते चलना है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रश्न फंस रहा है, दो ऑप्शन फंस रहे, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद देखिए एस राधा कृष्णन यहाँ भी दिया हुआ है, इसके बाद ध्यान रखिएगा वी गिरी आएंगे, ध्यान रखिएगा, उसके बाद, ठीक है, सॉरी, एस राधा कृष्णन के बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद यहाँ पे तब आके वी गिरी आएंगे, दोनों में थोड़ा उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और दूसरा सरदार पटेल हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं, माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए। इसके परिणाम स्वरूप माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। 38 नंबर, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से इन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्कृति यहाँ पे की थी? वो हुआ था, देखिए, सिंध में भी हुआ था, बलूचिस्तान में भी हुआ था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुआ था, अर्थात उपयुक्त में से सभी। देख पा रहे हैं, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांतों के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं का ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठक करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा होगा या नहीं होगा। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है, तो बंटवारे का प्रबंध यहाँ पे किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था, और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में थे, जिसमें जनमत संग्रह का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत ही फेमस नाम, JB कृपलानी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, और नवंबर 1947 तक वे अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट 40 नंबर,
15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? उसका नाम है जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। 42 नंबर। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे कौन था? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 43 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित यहाँ पे नहीं हुआ? उस नेता का नाम होगा महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया। बड़ा फेमस प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल इसका आसान सा जवाब भी है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इस दिन को लाया गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? यहाँ पे बहुत फेमस नाम है, आर कोपलैंड के द्वारा बोला गया कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। उन्हें तभी शिशु था, इसीलिए तो इतना दिनों तक, लगभग 150-200 सालों तक भारत का शोषण किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया, के एम पडिक्कर के द्वारा दिया गया। 47 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था अंग्रेजी महाराज? जॉर्ज सस्टम। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सस्टम। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और मई 1937 में वह गद्दी पर बैठा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।